हेलो स्टूडेंट्स। भाग 3 में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब हम इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन अब आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। देखिए, मैंने जो इसमें पहली वाली वीडियो थी भाग 3, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं, वहाँ मैंने दो संख्याएं 12 और 18 ली थी। उन दो संख्याओं का जो गुणनफल था वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर था। अब हमें इस प्रश्न में इस सूत्र की संबंध की सत्यता की जांच करनी है इन संख्याओं के लिए। देखिए, इसमें पहला भाग है, दी गई संख्याएं 26 और 91 हैं। इन दोनों संख्याओं के लिए हमें इसकी जांच करनी है। यहाँ 26 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के 13 दूनी 26 होता है, तो 2 गुणा 13 तथा 91 13 सत्ते 91 होते हैं, तो 7 गुणा 13। इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा, आप जानते हैं एचसीएफ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। जितने भी आपके पास ये गुणनखंड आते हैं इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ 13 उभयनिष्ठ है तथा एलसीएम आप देखते हैं कि जितने भी गुणनखंड होते हैं उसमें जो महत्तम बार, अधिकतम बार जो आती है घात, उस घात के पद को, संख्या को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 एक बार आया है, यहाँ 0 बार आया है, तो हम एक बार लिखेंगे। 13 यहाँ एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया है, तो एक बार लिखिएगा। यहाँ 7 एक बार आया है गुणा में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और यहाँ एक बार भी नहीं है, अर्थात 0 बार आया है, तो इसे एक बार लिखने पर अधिकतम बार लिखते हैं, अधिकतम घात के बारे में। अब इनकी आप गुणा कर लीजिए। 13 सत्ते 91, 91 की 2 में गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 182। इसका एलसीएम हमारे पास 182 आता है गुणा करने पर। अब जो ये सूत्र है, जो संबंध हमें दिया गया है, इस संबंध की जांच करने की सत्य है या नहीं। देखिए, दिया गया संबंध, क्या संबंध दिया गया है? संख्याओं का गुणनफल बराबर है इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणनफल के। अब ये देखते हैं कि चेक करते हैं कि सही है ये या नहीं है संबंध। इसको देखते हैं। देखिएगा, संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या है हमारे पास यहाँ 26 और दूसरी है 91। 26 और 91 की जब आपस में आप गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें 2366 प्राप्त होता है। अब आइए इसका एचसीएफ देखिए। एचसीएफ अभी हमने ज्ञात किया 13। एलसीएम है इसका 182। परस्पर इसकी गुणा करिए। 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2, 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। इस प्रकार ये दोनों आपस में समान प्राप्त होते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास आता है 2366, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों ही परस्पर गुणा किए जाने पर 2366 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसकी जांच होती है सत्यता की, जो कि सत्य है। इस प्रकार दिया गया संबंध सत्य है। ये जो संबंध हमें दिया गया है
ये संबंध दो संख्याओं के लिए सत्य सिद्ध होता है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। इसलिए अब आप 510 के गुणनखंड करेंगे। 510 के गुणनखंड करने पर अंतिम अंक इसमें 0 है, जो कि 2 और 5 से विभाजित होता है। 2 से विभाजित करने पर 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 5 से विभाजित होगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 3 से विभाजित करते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 1751 होता है। तो इसलिए 510 के जो गुणनखंड आते हैं ये होंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ये इसके गुणनखंड है। तथा दूसरी संख्या है 92। अब 92 के कीजिए आप गुणनखंड। 2 से भाग करने पर 2 से फिर 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो 92 के जो गुणनखंड आते हैं वो 2 गुणा 23 ये हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए अतः HCF बराबर, HCF आप जानते हैं जो इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ है, उसे हम लेंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 लिया जाएगा। 5 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, तो केवल 2 ही इसका HCF होगा। तथा एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम देखिए इसका, एलसीएम में 2 यहाँ एक बार आता है, यहाँ 2 बार आता है। तो इस प्रकार आप इसे 2 बार लिखेंगे, अधिकतम बार लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था। 5 यहाँ एक बार आता है, यहाँ 0 बार, तो आप 1 बार लिखेंगे। 3 एक बार आता है, यहाँ 0 बार आता है, तो आप 1 बार लिखिएगा। 17 एक बार आता है, इसी प्रकार 23 भी एक ही बार आता है। अब आप इन सबकी गुणा कर लीजिए। 1751 और 5 चौका 20, इनकी आप सबकी जब गुणा करते हैं, एलसीएम जो हमें इसका प्राप्त होता है 23,460 गुणा करने पर ही हमें प्राप्त होता है। अब हम आते हैं इस संबंध को की सत्यता की जांच करने के लिए। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर, पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। इन दोनों की जब आप गुणा करते हैं तो ये आएगा 46,920। आप इनकी गुणा कर लीजिएगा परस्पर। गुणा करने पर आपको 46,920 प्राप्त होगा। तथा अब आप इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM की गुणा करेंगे। HCF इसका है 2 और LCM हमने लिया था 23,460। परस्पर गुणा करिए इसकी। 2 से 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 23 दूनी 46। तो 46,920, 46,920 ये दोनों परस्पर समान हैं। इस प्रकार दिए गए संबंध की सत्यता की जांच होती है। इससे हमें मालूम चलता है कि ये जो दिया गया संबंध है ये संबंध सत्य है, क्योंकि ये दोनों मान हमारे पास एक समान आ गए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया है हमें 336 और 54।
336 और 54 ये है। यहाँ 336 के बाद गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 336 अंतिमान सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा। 2 ही कम 2, 2 छक 12 एक 13, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग कीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग हुआ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस प्रकार 336 ये बराबर है 2, देखिए 1 2 3 4, 2 इसमें 4 बार आता है गुणा में, 3 गुणा 7 ये हमें प्राप्त हुआ। तथा अब हमें 54 के गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग कीजिए, 2 27 दूनी 54, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार 54 प्राप्त होता है हमें 2 गुणा 3 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये प्राप्त होता है। अब देखिए इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्राप्त करना है। इसलिए एचसीएफ इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था जब घातों के रूप में संख्याएं लिखी होती हैं तो जो सबसे छोटी वाली घात होती है वही हमारा एचसीएफ होगा, जो कि कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 1, तो यहाँ इन दोनों में जो छोटी घात है वो 2 की घात 1 है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3, तो जो छोटी घात है उससे लिखा जाता है 3 की घात 1। 7 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 की घात 0 है, अर्थात यहाँ 7 संख्या नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम 7 की घात 0 जो कि 1 होता है उसे लिखेंगे। इस प्रकार केवल 2 गुणा 3 बराबर 6 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 6 है। तथा हम लिखेंगे इसका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में जो बड़ी घातों के पद होते हैं उन्हें हम लिखते हैं। 2 की घात 4, 2 की घात 1, तो 2 की घात 4 लिखिएगा। 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 लिखेंगे। 7 की घात 1, 7 की घात 0, तो 7 की घात 1 लिखा जाएगा। परस्पर आप इनकी गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, गुणा 3 तिया 9 तिया 27, गुणा 7। ये तीनों संख्याएं आपके पास आएंगी, 16 गुणा 27 गुणा 7। इनका मुझे एलसीएम लेना है। ये एलसीएम आएगा 3024 गुणा किए जाने पर। इसका एलसीएम कितना है? 3024 है ये। अब हम आते हैं इस संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। देखिए अब संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, पहली संख्या 336 और दूसरी 54 है। दोनों की गुणा किए जाने पर 18,144 हमें प्राप्त होता है। इनकी आप गुणा कर लीजिएगा परस्पर, तो गुणा करने पर आपको 18,144 प्राप्त होगा। तथा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम ये एक साथ लेने पर गुणा कर लीजिए। इनकी एचसीएफ हमारा आया था, देखिए यहाँ 6 था एचसीएफ और एलसीएम आया था 3024। परस्पर गुणा करने पर 6 से गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ से 1 और 6 ती 18, तो 18,144 18,144 ये दोनों मान समान प्राप्त होते हैं, जो कि सत्य है। इस प्रकार दिए गए संबंध की सत्यता की जांच होती है। अर्थात
ये जो संबंध दिया गया है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित, यह संबंध सत्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए दी गई संख्याएं 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंडन, तो देखिए इसलिए 12 के आप गुणनखंड कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तथा अब आता है 15, 15 में होंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 21 तथा 21, 21 के गुणनखंड होंगे 3 सत्ते 21। अतः एचसीएफ होता है वह संख्या जो इन सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो उसे देखिए आप, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है, दूसरी संख्या में भी और तीसरी संख्या में भी है 3। फिर 5 देखिएगा, 5 केवल एक संख्या में, 7 भी केवल एक संख्या में। इस प्रकार इसका जो एचसीएफ होगा वो इसका 3 होगा। तथा एलसीएम, अब एलसीएम देखिए, एलसीएम होगा इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ी घात का पद होता है हम उसे लेते हैं। यहाँ 2 गुणा 2, इसका अर्थ हुआ ये 2 की घात 2 लिखा है गुणा 3। तो यहाँ 2 की जो अधिकतम घात है वो 2 है, यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0 है, तो आप 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 यहाँ एक बार आता है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार आता है, तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ ये 5 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 की घात 0 अर्थात 5 यहाँ नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो 5 की घात एक बार लिखा जाएगा। फिर इसके बाद 7, यहाँ भी 7 की घात 1 है, तो ये एक बार लिखा जाएगा। यहाँ इनके परस्पर आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 पंजे 20 और 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। इसका जो मान आता है 420 आता है। इसका जो एलसीएम में कितना है 420 है। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों में प्राप्त होगा। ये इसका एचसीएफ होगा और ये इसका एलसीएम, ये इसका उत्तर है। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए आप, दी गई संख्याएं 17, 23 और 29। सत्रह, 23 और 29 ये हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए, 17, 23 और 29 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और ये परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि ये सभी परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं और अकेले अकेले भी, स्वयं में भी ये अभाज्य संख्याएं हैं। तथा अब आते हैं हम एलसीएम पर। एलसीएम क्या होगा, चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इन सभी का परस्पर गुणा कर देंगे, सहभाज्य संख्याएं हैं ये। 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों की गुणा कर लीजिए आप। 17, 23 और 29 की गुणा करने पर 11,339 हमें प्राप्त होता है और यही इसका उत्तर है। एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, दोनों हमें प्राप्त हो गए मान। अब तीसरे भाग पर आइए आप। तीसरे भाग में दिया है 8, 9 और 25। और 25 दी गई संख्याएं हैं।
यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, 8, 9, 25 ये तीनों परस्पर अभाज्य हैं। इन तीनों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि उभयनिष्ठ कॉमन हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आप इनके गुणनखंड कीजिए। 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, जो कि 2 की घात 3 के रूप में लिखा जाएगा। 9 को आप लिखेंगे 3 तिया 9, 3 की घात 2 के रूप में लिखने पर। और 25 को आप लिखेंगे 5 गुणा 5, जो कि 5 की घात 2 के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए अब देखिए, हमें लिखना है पहले यहां HCF। HCF में देखिए आप 8, 9, 25 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो इसमें 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 प्राप्त हुई हैं, जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसलिए HCF इसका 1 होगा। तथा एलसीएम पर आइए। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि आपको सभी पदों की, सभी संख्याओं की जो महत्तम घातें हैं उनको गुणनफल के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये लिखना होगा। इन्हें हल कर लीजिए आप। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 2 निम 18, तो इसका मान आएगा 1800 और यही आपका उत्तर है। HCF 1 है और एलसीएम 1800। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न 4 पर आते हैं। HCF ब्रैकेट में 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। इसका अर्थ है कि इन दोनों संख्याओं का HCF आपको दिया हुआ है 9 और इन्हीं 2 संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा काफ़ी आसान है। देखिए आपके पास एक संबंध है जिसमें लिखा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा इन दोनों संख्याओं का LCM। ये सूत्र है इतने द्वारा। देखिए पहली संख्या इसमें 306 दी हुई है, दूसरी संख्या इसमें 657 बराबर HCF इसका दिया हुआ है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। या LCM इक्वल्स टू, LCM का मान देखिए 9 इसके नीचे पहुंच जाएगा भागफल में। ये हो जाता है अब 306 गुणा 657 भागफल 9। अब इसे हल कर लीजिए आप। नौ एकम 9, 9 तिया 27, 3 शेष 9 चौक 36। अभी आता है 34 गुणा 657, दोनों की परस्पर गुणा कीजिए। गुणा करने पर इसका मान प्राप्त होता है 22,338। ये इसका मान आएगा 22,338। आप जब इन दोनों में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें ये मान प्राप्त होता है और यही इसका एलसीएम होगा। अतः एलसीएम किसका? 306 और 657 का। ये आता है 22,338 और यही आपका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5 पर आइए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका क्या अर्थ है इसे समझ लीजिए आप कि 6 की घात n में n के जो आप विभिन्न मान रखेंगे प्राकृत संख्या के लिए, n का अर्थ हो गया 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार आगे और संख्याएं। यदि आप n के विभिन्न मान रखते हैं तो आपके पास जो अंक आता है, वो अंक जो संख्या आती है उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 होना चाहिए। ये इसमें प्रश्न में कहा गया है।
तो देखिए 6 की घात n, n का मान यदि मैं 1 रखता हूँ तो आप देखिए 6 की घात 1 बराबर 6, 2 रखने पर 6 गुणा 6 36 आता है, 3 रखता हूँ मैं अगर तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 का 2 16। तो आप देखिए यहाँ कहीं भी यहाँ ये संख्याएं जो दी गई हैं इसमें जो अंक है अंतिम वो शून्य नहीं है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए कि क्या ये शून्य अंक पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए इसका हल क्या होगा। संख्या 6 की घात n यदि अंक शून्य पर समाप्त होती है तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में दो तथा 5 अवश्य होने चाहिए। क्योंकि अगर अंतिम अंक शून्य है तो वो 10 के रूप में आता है और 10 जो है 2 और 5 दोनों से विभाजित होता है। तो देखिएगा यहाँ देखिए 6 की घात n, इसको हम 2 गुणा 3 2 या 6 की घात n ले सकते हैं। देखिए परंतु यहाँ 6 की घात n बराबर कितना है 2 गुणा 3 की घात n। इसमें 2 तो हमारे पास है लेकिन उसे 5 का गुणनखंड नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंडों में पाँच प्राप्त नहीं होता है। अतः संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये इसका हल है। अब आइए आप प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। वो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 ये हमें दिया हुआ है। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये आपको बताना है। तो देखिए पहले तो हम ये देखें कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको आप देख लें। देखिएगा भाज्य और अभाज्य दोनों बता देता हूं मैं आपको। अभाज्य संख्या में जब आप इसके गुणनखंड करते हैं किसी अभाज्य संख्या के तो गुणनखंड होने पर सदैव एक तथा स्वयं संख्या एक तथा स्वयं संख्या गुणनखंड के रूप में प्राप्त होती है। जैसे आप 5 देखिए, 5 के गुणनखंड 5 एक अभाज्य संख्या है, इसके जो गुणनखंड होंगे वो 1 व 5 होंगे। इसी प्रकार आप 11 लेते हैं तो 11 गुणनखंड 1 और 11 स्वयं वह संख्या होगी। 13 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके जो गुणनखंड होंगे 1 व 13 होंगे। तो इसमें केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं,
अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। और भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड, यदि आपको किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, जैसे 4, 4 के गुणनखंड। अब 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो होगा ही होगा, एक स्वयं वह संख्या होगी जो दी गई है। तो इसके अलावा 2 भी इसका गुणनखंड है, क्योंकि 4 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 ये विभाजित हो सकता है। यहाँ आप देखिए ये 2 से अधिक इसके गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। अब मैंने आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों के बारे में बता दिया है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, दी गई संख्या, इसमें 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। इसमें 13 कॉमन है, तब ये मिलता है 7 गुणा 11 जमा 1। इसे हल कर लीजिए। 13 गुणा 11 सत्ते 77 और 1 78। आप यहाँ देखिए कि जो ये संख्या है, यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो गुणा करने के बाद आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी, और वह संख्या 13 से भी विभाजित होगी। 1 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 78 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, क्योंकि 13 भी इसका एक गुणनखंड है। यह संख्या भाज्य संख्या है। ये पहली संख्या हमने हल कर दी। अब दूसरी पर आइए आप। दी गई संख्या बराबर 7 से शुरू होती है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फिर अंत में +5 लिखा है, प्लस के 5 हैं यहाँ। यहाँ 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप इसको। कॉमन लेने पे आता है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और +1 आ गया। इसको आप हल कीजिए। देखिए 2 तिया 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और इसमें फिर इसके बाद गुणा करते हैं, यह 7 तिया 21 और 21 4 दूनी 8। इस तरह से आप गुणा कर लीजिए इसे। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 तो 1 आ गया और 6 चौक 24। चलो 908 ये आता है और प्लस इसमें 1 हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो संख्या हमारे पास आती है ये है 5 गुणा 909। 909 नहीं, इसकी गुणा गलत हो गई है, ये देखिए
ये हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 7 छिंग 42, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। ये 1008 आएगा, मैंने वो गलत लिख दिया था, ये आएगा 1008। इसमें अब एक और जोड़ दीजिए तो हमें प्राप्त होता है 5 गुणा 1009। तो देखिए इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है यहाँ भी। जब आप इसको गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद आपके पास ये जो आएगा 5 निम 45 और 5 एकम 5, ये मान आपके पास आता है। अब इस संख्या के जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक हैं। संख्या जो दी गई है दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आपको प्राप्त होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अब आते हैं प्रश्न 7 पर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये है। देखिए इसे पढ़ने से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सोनिया की जो स्पीड है वो कम है और रवि की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि रवि की स्पीड ज़्यादा है, वो तेज़ चाल से दौड़ रहा है इसमें। और उन्होंने कहा कि दोनों एक ही साथ एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से वो चले थे वहीं मिलेंगे। तो देखिए ये इस तरह से है कि सोनिया, मान लीजिए यहाँ से दोनों ने चलना शुरू किया और इस प्रकार से चलते हुए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया जैसे चलती है यहाँ और चल करके पूरा एक चक्कर इसने लगाया सोनिया ने, तो उसको लगे 18 मिनट, रवि को 12। तो आप देखिए जब रवि ने दौड़ना शुरू किया और उसे 12 मिनट लगे, तो 12 मिनट में वो तो एक चक्कर यहाँ से पूरा कर दिया 12 मिनट में ही, लेकिन सोनिया भी पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार दोनों एक ही स्थान पर पुनः तभी मिलेंगे जब ऐसा समय आपके पास है जो कि इन दोनों को पूर्तिया जो इनसे विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना है। देखिएगा सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे देख लीजिए, 12 व 18 मिनट का जो एलसीएम होगा इस पर मिलेंगे वो, क्योंकि उन्होंने कहा उसी स्थान पर मिलना है जहाँ से वो शुरू हुए थे, प्रारंभिक स्थान पर। तो ऐसा हमें संख्या लेनी है जो 12 के बाद आप देखिए
12 मिनट के बाद दोबारा से जब चक्कर लगेगा तो 12 गुणा 12 जमा 12 12 24 हो जाएगा, फिर 12 लगेगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ 12 के गुणक चलेंगे, तो 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इसी प्रकार आगे। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर में, तो 18 18 दूनी 36, तो आप समझ गए देखिए, क्योंकि उसी स्थान पर मिलना है जो प्रारंभिक स्थान है, तो इसलिए इसके गुणक के रूप में आगे बढ़ेगा। देखिए इसलिए अब आप 12 के गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12, जो कि 2 की घात 2 गुणा 3 के रूप में लिखा जाएगा, तथा 18 2 निम 18 2 गुणा 3, जो कि 2 गुणा 3 की घात 2 के रूप में है। अतः एलसीएम जो अधिकतम घात वाले पद हैं उन्हें लिख लीजिए गुणा में, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, जो कि 4 गुणा 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो 36 मिनट बाद इस प्रकार सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि जब तक रवि का एक चक्कर पूरा होगा यहाँ से घूम करके वो वापस यहाँ तक आता है रवि, तो आप देखिए तब तक सोनिया यहाँ कहीं रह जाती होगी। रवि ने तो एक चक्कर यहाँ लगा दिया 12 मिनट में, अब सोनिया 12 मिनट में वो यहाँ कहीं रह जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, पीछे रह जाती है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे और समय चाहिए, और वो इसी रूप में मिलेगा जो 12 के मल्टीपल्स होंगे और 18 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।